कैसे हो दोस्तों। मैं विक्रांत यादव लाइफलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन अंकेक्षण कर रहे थे और आज अपन अंकेक्षण के प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है कि आपको अंकेक्षण का अर्थ और अंकेक्षण होता क्या है ये समझ में आया या नहीं। अगर आपको अंकेक्षण होता क्या है, अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो ऑडिटिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अपन अंकेक्षण के प्रकार पढ़ेंगे। हालांकि अंकेक्षण पढ़ाने में पढ़ाने वाले को बहुत डिफिकल्टी होती है कि दूसरे के माइंड को भांपना कि उसको समझ में आया या नहीं आया। स्टूडेंट्स को किस स्तर तक समझाया जाए, नीचे तक उतना प्रयास किया जाता है और ऑनलाइन क्लास में तो और अधिक डिफिकल्टी होती है। तो दोस्तों अंकेक्षण के प्रकार अपन कर रहे हैं। एग्जाम आपकी पता है आप सबको 17 सितंबर को नहीं होने वाली। ये एग्जाम अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में भी मैं अब आपको कह रहा हूं कि 20 अक्टूबर के बाद ही संभव है। तो दोस्तों आपके पास 1.5 महीना तो ये समय कम से कम है ही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप अंकेक्षण का प्रकारों को देखेंगे अपन। और दोस्तों स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें ताकि आपको नोट्स बनाने में भी डिफिकल्टी ना हो। और दोस्तों अपन शॉर्ट में स्वीट में करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो आपका 7 घंटे में निपटाने का प्रयास करूंगा और वो तो समय बताएगा कि कितना समय लगता है। तो दोस्तों अब अंकेक्षण के प्रकार देखते हैं। दोस्तों अंकेक्षण का प्रकार मैं समझाने से पहले एक बार आपको वापस से मैं अंकेक्षण का अर्थ समझाने की मेरी इच्छा हो रही है। तो दोस्तों कभी कभी मेरी इच्छा का भी काम होना चाहिए। तो दोस्तों और मैं इसलिए भी समझाना चाह रहा हूं कि अगर अब भी किसी भाई को समझ में नहीं आया हो तो वो समझ लेगा। मान लीजिए दोस्तों मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से लूंगा। दुकान है, आप में से ही मान लो किसी ने दुकान की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले दुकान किराया देना पड़ेगा। फिर उसको क्या फर्नीचर लगाना पड़ेगा दुकान में। तीसरा उसको क्या करना पड़ेगा, विक्रय करने के लिए एक सामान क्रय करना पड़ेगा, तो सामान क्रय करना पड़ेगा। तो दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी, दूसरा फर्नीचर लेना पड़ेगा, तीसरा सामान क्रय करने पड़ेगा। फिर वो सामान का क्या करेगा, विक्रय करेगा। वो उधार विक्रय भी करेगा। उधार क्रय भी करेगा। चेक भी जारी करेगा। बैंक में राशि भी जमा करेगा। राशि निकालने का भी काम करेगा। और दोस्तों वो ये भी जानना चाहेगा कि उसको लाभ हुआ या हानि। अब दोस्तों ये इतने प्रकार के खर्चे मैंने सामान्यतः लिए हैं। खर्चों के बहुत अधिक प्रकार होते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक देन लेन देन बहुत अधिक प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए एक दुकानदार है, वो क्या करता है, दुकान किराए पर लेगा। तो दोस्तों किराए का वो हिसाब किताब लिख के नहीं रखेगा तो उसको कैसे याद रहेगा कि मैंने कितने महीने का कितना किराया कब दिया कब नहीं दिया। तो दोस्तों उसको ये भी लिख के रखना पड़ेगा। फर्नीचर कितने रुपए का क्रय किया ये भी लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लाभ हानि कैसे पता करेगा। कितने का सामान क्रय किया, कब कब खरीदा, ये भी लिख के रखना पड़ेगा। तभी उसको पता लगेगा कि कितने रुपए किसी के बकाया है, कितना सामान बचा हुआ है, कितने रुपए और देने हैं। तो इन सब स्थितियों के लिए उसको सामान क्रय कब कब किया ये भी लिख के रखना पड़ेगा। विक्रय कब कब कितने रुपए का किया ये भी लिख के रखना पड़ेगा। उसको तभी याद रहेगा। उधार विक्रय किया है तो दोस्तों उससे पैसे वापस लेने हैं उनको। मान लीजिए किसी को उधार सामान बेचा है, किसी व्यक्ति ने, विक्रय करना बेचना होता है, तो उधार सामान बेचा है किसी व्यक्ति को, तो दोस्तों वो उससे पैसे लेगा।
तो उसको कैसे याद रहेगा? एक दुकानदार है, वो बहुत लोगों को उधार देता है, बहुत सारे लोगों को उधार देता है, तो उसको कैसे याद रहेगा किस किस को उधार दिया था, कौन नगद सामान ले गया था? तो ऐसी स्थिति में ये भी उसको लिख के रखना पड़ेगा। उधार क्रय का भी चेक जारी किया, किसी को तो भुगतान हुआ या नहीं, इसलिए ये भी लिख के रखना पड़ेगा। बैंक में राशि जमा कब कब कराई, ये भी लिख के रखना पड़ेगा। राशि निकालना, तो दोस्तों ये सब लिख के रखेगा, तभी तो उसको याद रहेगा कि किससे कब कितने रुपए लिए, तभी वो व्यापार कर पाएगा। और दोस्तों, व्यापार करने का उद्देश्य से दुकान क्यों खोलेगा कोई भी व्यक्ति? तो दोस्तों वो लाभ कमाने के लिए, फायदे के लिए खोलेगा, पैसे कमाने के लिए खोलेगा। तो लाभ लाभ और हानि, उसको व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि वो जानना भी चाहेगा। तो जब तक ये पूरा लेखा जोखा नहीं रखेगा, तो वो हिसाब किताब करके कैसे पता करेगा कि उसको जानकारी लाभ हुआ या हानि? तो ये सब लाभ हानि का पता करने के लिए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए, आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए, लाभ हानि जानने के लिए, और व्यवसाय की प्रत्येक मदों को वो लिख लेता है ताकि वो व्यापार करने में उसके लिए आसानी हो जाए। इसलिए उसको क्या रखना पड़ता है? लेखा जोखा रखना पड़ेगा। लेखा जोखा नहीं करेगा तो दोस्तों ना तो उसको वो लाभ में चल रहा है, हानि में चल रहा है ये पता लगेगा, ना ही उसको ये सब बातें याद रहेंगी। क्योंकि दिन में 10 व्यक्तियों को उधार देगा रोज, एक महीने में कितने व्यक्तियों को हो जाएगी? तो इस प्रकार से ये सब बातें याद रखना मुश्किल हो जाएगा व्यापारी के लिए। तो दोस्तों जो लेखा जोखा रखता है और उस लेखे जोखे रखने की विधिवत विधि है, उसको लेखांकन कहते हैं। और लेखांकन कहते हैं इस विधिवत विधि को। और इस लेखांकन की एक क्या होती है? प्रक्रिया होती है। लेखांकन की एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके अंत में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, पीएनएल अकाउंट, लाभ हानि खाता, जिससे व्यापार के लाभ और हानि का पता लगता है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति का पता लगता है व्यवसाय का, कि व्यवसाय में लोन पे ही, कहीं सारा व्यवसाय लोन पे ही चल रहा हो तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। व्यवसाय खुद के पैसे से चल रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो बैलेंस शीट आर्थिक स्थिति बताती है। तो दोस्तों ये तो हुई ये बात। तो ये जो लेखांकन प्रक्रिया है ये अपनाई गई है, ये प्रक्रिया सही, उचित है या नहीं, या गलतियां कर रखी हैं, या अशुद्धियां तो नहीं कर रखी हैं इसमें? तो अशुद्धियां करेंगे, यहाँ पे गलतियां करेंगे इस प्रक्रिया में, तो लाभ हानि का सही पता नहीं लगेगा। तो सही लाभ हानि कब पता लगेगा? जब लेखांकन प्रक्रिया सही है। और ये चेक करने की प्रक्रिया की लेखांकन प्रक्रिया सही प्रकार से की गई है या नहीं, सभी मदें सही लिखी गई हैं या नहीं, सभी व्यापार की ये जो बैलेंस शीट बनाई गई है, पीएनएल खाता, ये सही प्रकार से बनाया गया है नहीं है या नहीं, ये सब चेक करना अंकेक्षण कहलाता है। और अंकेक्षक का मुख्य कार्य अपनी राय प्रकट करना है, किस पर? लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट पर अपनी राय प्रकट करना होता है। तो ये अंकेक्षण का अब आपको आराम से अर्थ समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब अंकेक्षण के प्रकार देखेंगे अपन। अंकेक्षण के प्रकार दोस्तों, सबसे पहला प्रकार है वैधानिक अंकेक्षण। सबसे पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? पेज नंबर 1 है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब वैधानिक अंकेक्षण की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ये वैधानिक अंकेक्षण होता क्या है? जब दोस्तों अंकेक्षण कानून के आदेश के कारण होता है तो वो वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। शब्द से ही पता लग रहा है वैधानिक अंकेक्षण कौन सा होगा? जो कानून के आदेश से होता है, यानी कि दोस्तों जो करवाना अनिवार्य होता है, जो किसी कानून के तहत किसी व्यवसायी को करवाना आवश्यक होता है, तो वो वैधानिक अंकेक्षण कहलाता है। यह अंकेक्षण अनिवार्य प्रकृति का है, कानून के आदेश पर होता है। वैधानिक शब्द से पता लग रहा होगा, कानूनी हो गया, अनिवार्य है, ये करवाना अनिवार्य होता है। ये अंकेक्षक की योग्यता, इसमें अंकेक्षक की दोस्तों कानून के अनुसार करवाना आवश्यक होगा, तो दोस्तों वही व्यक्ति ये अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण कर सकता है जिसको कानून के तहत ये अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। तो इसमें अंकेक्षक की योग्यता अयोग्यता कार्य कानून निर्धारित करता है। जिस कानून के तहत
किसी भी व्यवसाय को, व्यवसाय में कंपनी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई साझेदारी फर्म भी हो सकती है। व्यवसाय किसी भी प्रकार का, बहुत प्रकार के व्यवसाय होते हैं, व्यापार होते हैं, उनमें से किसी भी प्रकार के व्यापार का वैधानिक अंकेक्षण अगर कानूनी रूप से उसके लिए आवश्यक कर रखा है, गवर्नमेंट ने कोई कानून बना के अनिवार्य कर रखा है कि इस कंपनी को तो अंकेक्षण करवाना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो उसकी अंकेक्षक की योग्यता भी उस कानून में जो लिखी गई है वही व्यक्ति करेगा। अयोग्यता भी उसी व्यक्ति के आधार पर तय होंगी। कार्य भी क्या क्या करेगा वो अंकेक्षण, वो भी उसी कानून के अनुसार होगा। अनिवार्य होता है ये अंकेक्षण, कानून के आदेश पर होता है। अंकेक्षण व संस्था के सदस्य मिलकर भी अंकेक्षक का कार्य को कम नहीं कर सकते। दोस्तों, अंकेक्षक का कार्य वैधानिक अंकेक्षण है, कानूनी रूप से आवश्यक है, तो दोस्तों इसके कार्य को जितना कानूनी रूप से करना आवश्यक है उससे कम थोड़ी किया जा सकता है। हाँ, अपना आपसी सहमति से बढ़ा सकते हैं कि आपको अंकेक्षक, मान लो कोई सीए ऑडिट करने आया, अंकेक्षण कार्य करने आया किसी फर्म में, तो उस अंकेक्षक को क्या कहा गया कि यार आप हमारे टैक्स ऑडिट और कर दो। वैधानिक अंकेक्षण करना था, उसके अलावा वो ये कहता है टैक्स ऑडिट और कर दो, ओ हम आपको अतिरिक्त पैसे दे देंगे, तो अतिरिक्त काम तो करवा सकते हैं, लेकिन जो काम उसका वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत जितना काम निर्धारित है उसको कानूनी रूप से जितना करवाना आवश्यक है उस काम को कम नहीं किया जा सकता। तो ये वैधानिक अंकेक्षण है। आपसे सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से वैधानिक अंकेक्षण की विशेषताएं नहीं है, तो दोस्तों जब कानून के आदेश के कारण होता है, वैधानिक अंकेक्षण कानूनी आदेश कारण होता है, ये अनिवार्य प्रकृति का होता है, ये सब बातें आपको याद करनी है। अंकेक्षक की योग्यता है, योग्यता कार्य कानून निर्धारित करता है। वैधानिक अंकेक्षक में अंकेक्षक सदस्यों के मिलकर के अंकेक्षण के कार्य को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। पेज नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस ऑडिट को नहीं करने पर जुर्माना व दंड का प्रावधान होता है। दोस्तों, वैधानिक अंकेक्षण होता है कानून के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार कुछ कंपनियों को अंकेक्षण करवाना भारत सरकार ने अनिवार्य कर रखा है। तो वो अगर उसका अंकेक्षण नहीं करवाती है, कंपनियां कानून का पालन नहीं करती है, कानून के अनुसार उनको अंकेक्षण करवाना आवश्यक है और वो उसका पालन नहीं करती हैं और अंकेक्षण कार्य नहीं करती हैं, तो उनसे जुर्माना और दंड का प्रावधान होता है वैधानिक अंकेक्षण में। तो दोस्तों, मैं अब आपको पांचों पॉइंट वैधानिक अंकेक्षण के रिवाइज करवा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था कि कानून के, ये वैधानिक अंकेक्षण कानून के आधार पर करवाया जाता है, यानी कानूनी रूप से आवश्यक होता है। दूसरा, ये अनिवार्य प्रकृति का है, जब किसी कानून में आदेश हो गया कि ये कंपनी को वैधानिक अंकेक्षण करवाना आवश्यक है इन कंपनियों को, तो वो उनको करवाना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें जुर्माना व दंड का प्रावधान होता है, ये अनिवार्य प्रकृति का होता है। इसमें अंकेक्षण की योग्यता है, योग्यता कार्य को कम नहीं किया जा सकता। अयोग्यता, योग्यता और दायित्व होते हैं वो कंपनी सॉरी एक तरह से कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही तय होते हैं, तो दोस्तों उसमें भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो ये चारों पांचों पॉइंट याद रखने हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण क्या है, कंपनी ऑडिट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, एक कानून बनाया भारत सरकार ने। वैसे तो कंपनी अधिनियम 1913 था, फिर कंपनी अधिनियम देश आजाद हुआ तो 1956 बना, फिर अब समय की जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन करके नया कंपनी अधिनियम, वर्तमान समय की परिस्थितियों के आधार पर नया कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। और इस कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। वैधानिक अंकेक्षण कंपनियों को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, तो जो ये कंपनियों को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है इसको वैधानिक अंकेक्षण कहेंगे। और इनकम टैक्स ऑडिट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इनकम टैक्स ऑडिट करवाना भी कुछ लोगों की अनिवार्य है। जैसे कोई व्यक्ति है, एकल व्यवसाय। दोस्तों, अगर अगर आप बीओ पढ़ के आए हैं ना, या बीओ या अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ लिया, तो ये शब्द आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, और आपने पढ़ ली होगी अब तक। एकल व्यवसाय, लाड़ लो, ये एकल व्यवसाय है। कोई मतलब एकल व्यवसाय क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, अकेला व्यवसाय करता है, अकेला ही सामान लाता है, बेचता है, करता है, कमाता है, खाता है।
तो वो एकल व्यवसाय कहलाता है, जिसमें अपनी दुकानें आती हैं। जो कोई व्यक्ति एक दुकान खोल लेता है वो एकल व्यवसाय कहलाता है। अकेला व्यक्ति कोई भी व्यापार करता है, अकेला व्यक्ति, वो एकल व्यवसाय कहलाता है। तो दोस्तों उसको 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक का अगर वो क्या होता है, टर्नओवर, अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक का है तो उसको क्या करवानी पड़ेगी, जीएसटी की ऑडिट करवानी पड़ती है। ये अनिवार्य कानून बना हुआ है। तो ये वैधानिक अंकेक्षण हो गया। तो दोस्तों अनिवैधानिक अंकेक्षण कैसा होता है, अनिवार्य होता है, एक शब्द याद हो गया होगा। दूसरा, वैधानिक अंकेक्षण कानून के अनुसार होता है। तीसरा, इसके कार्य को कम नहीं किया जा सकता। चौथा, इसमें जुर्माना और दंड होता है अगर नहीं किया तो। और पांचवा, इसमें एग्जाम्पल में आप कंपनीज एक्ट के तहत कंपनियों को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी अनिवार्य है, कुछ लोगों को जीएसटी के तहत भी अनिवार्य है। अब आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये अपने सामने एग्जाम्पल भी आएंगे। अपन कुछ पॉइंट्स ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना है सिलेबस के अनुसार, तो आपको और अधिक समझ में आएगा। यहाँ तक का नोट कर लें आप। पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पेज नंबर 2 का भी ले लिया होगा। ये दोनों पेज का आप क्या करें, याद कर लें, नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें, याद कर लें। चालू अंकेक्षण दोस्तों, दूसरे प्रकार का अंकेक्षण होता है चालू अंकेक्षण। ये होते हैं रेगुलर ऑडिटेड चालू अंकेक्षण। यह अंकेक्षण पूरे वर्ष भर चलता रहता है। शब्द से ही पता लगता है चालू, ये पूरी साल चालू रहता है, यानी कि पूरे वर्ष भर चलता रहता है। इसमें प्रत्येक लेन देन की डिटेल सूक्ष्मता से जांच की जाती है, इसमें बारीकी से जांच होती है। जो पूरी साल चलेगा, जो अंकेक्षण कार्य पूरी साल चलेगा, तो दोस्तों बिल्कुल बारीकी से जांच हो जाएगी, एक एक चीज की डिटेल में जांच हो जाएगी। तो चालू अंकेक्षण किसको कहते हैं, तो आपको सीधे शब्दों में याद रखना है, ये वर्ष भर चलता रहता है। इसमें प्रत्येक लेन देन की डिटेल सूक्ष्मता से जांच होती है। इसमें प्रत्येक लेन देन की डिटेल सूक्ष्मता से जांच होती है। उन उपक्रमों के लिए उपयोगी है दोस्तों, ये किन के लिए उपयोगी है, जहां लेन देन कैसे हैं, अधिक है। यह उन उपक्रमों के लिए उपयोगी है, किन उपक्रमों के लिए उपयोगी है, जहां पे लेन देनों की संख्या बहुत अधिक हो। जहां लेन देनों की संख्या अधिक होती है, उन उपक्रमों के लिए ये उपयोगी है। वित्तीय वर्ष का अंत होते ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो। यह उन उपक्रमों के लिए उपयोगी है जहां लेन देनों की संख्या बहुत से अधिक हो, वित्तीय वर्ष का अंत होते ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। 1 मिनट दोस्तों। हेलो जी, बोलो, मैं क्लास ले रहा हूं। यह अंकेक्षण पूरे वर्ष भर चलता रहता है दोस्तों। इसमें प्रत्येक लेन देन की डिटेल सूक्ष्मता से जांच होती है दोस्तों, बारीकी से जांच हो जाता है। इसमें उपक्रमों के लिए उपयोगी है जहां लेन देनों की संख्या अधिक है। दोस्तों जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, जब दोस्तों क्या हो जाएगा, वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जांच करेंगे, जांच प्रारंभ करेंगे तो लेन देन जहां पे बहुत अधिक है संख्या, जैसे बैंक के अंदर बहुत अधिक संख्या होती है लेन देनों की, तो अगर बैंक की ऑडिट करवानी है तो दोस्तों वित्तीय वर्ष समाप्ति पर अगर प्रारंभ करेंगे तो वो अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जाके कंप्लीट होगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ऐसे उपक्रम जहां लेन देन बहुत अधिक होते हैं, वहां वित्तीय वर्ष के अंत होते ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो। तो ऐसी स्थिति में चालू अंकेक्षण किया जाता है। यह ऑडिट वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही, वित्तीय विवरण बनने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें लेन देन रिकॉर्ड होते ही, लेजर में पोस्टिंग होते ही ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। यह ऑडिट संस्थाओं के लिए उपयोगी है जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो। अब दोस्तों सुनना समझना, चालू अंकेक्षण के सारे पॉइंट समझा रहा हूं।
चालू शब्द से पता चल रहा है ये पूरे वर्ष भर चलती है। एक पॉइंट हो गया। इसमें प्रत्येक लेन देन की पूरे वर्ष भर चलेगी तो सूक्ष्मता से जांच हो जाती है। 2 पॉइंट हो गए। यह उन उपक्रमों के लिए उपयोगी है जहां लेन देन अधिक हो, जैसे बैंक के अंदर लेन देन बहुत अधिक होते हैं तो उन सब लेन देनों को वापस से चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वर्ष भर ये ऑडिट चलती रहती है, ये अंकेक्षण चलता रहता है। वित्तीय वर्ष का अंत होते ही वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो, अनिवार्य हो, जरूरी हो। साल समाप्त होते ही पूरा काम कंप्लीट चाहिए तो फिर ये चालू अंकेक्षण करवाना पड़ेगा। ये ऑडिट वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होता है? ये तो पहले ही प्रारंभ हो जाता है, पूरे वर्ष चलता है। तो ये लेजर में पोस्टिंग करते ही दोस्तों, खाता भाई मैंने लिखाया भी था जब पूरी लेखांकन की प्रक्रिया बताई, तो लेजर में पोस्टिंग होते ही ऑडिटिंग का काम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यह ऑडिट किन संस्थाओं के लिए उपयोगी है? जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो। अब इसके लाभ क्या है दोस्तों? अशुद्धि कपट का तुरंत पता लग जाता है दोस्तों। जैसे ही लेजर में एंट्री हुई, उसको वापस से एक व्यक्ति अंकेक्षक जो होता है वो चेक कर लेता है 1-2 दिन के अंदर ही, तो गलती होते ही तुरंत अशुद्धि और कपट का पता लग जाता है। संस्था में कर्मचारियों पर अद्यतन रहने का नैतिक दबाव रहता है। मान लो साथ साथ ऑडिट चल रही है, तो जिन कर्मचारियों को लेखा जोखा रखने का बैंक में मान लो दायित्व है, तो बैंक के कर्मचारियों पर ये दबाव होगा कि यार कल तो ऑडिटर चेक करेगा इनको, तो आज ही पूरा काम करता हूं, आज का कंप्लीट करता हूं, तो नैतिक दबाव बना रहता है इन पर। ईयर एंड होते ही, जैसे ही वर्ष समाप्त होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का निर्माण हो जाता है। इससे क्या होगा? जैसे रेगुलर ऑडिट चल रही है, डेली के डेली ऑडिट में खातों को चेक किया जा रहा है प्रतिदिन, तो दोस्तों जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा वैसे ही ऑडिट का कार्य भी समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो जाएगा तो फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय पर बन जाएंगे, साल समाप्त होते ही बन जाएंगे, वर्ष भर काम चलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा खर्चीली विधि है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पूरी साल कोई अंकेक्षक लगा के रखेंगे अपन, तो दोस्तों वो खर्चा भी उतना ही अधिक लेगा, वो फीस भी बहुत अधिक लेगा, पूरे साल के हिसाब से लेगा। तो दोस्तों ये बहुत खर्चीली विधि है, बिल्कुल सही है। ये ऑर्गेनाइजेशन में विलासिता का प्रतीक है, छोटे व्यवसाय के लिए ये उपयोगी नहीं है दोस्तों। छोटे व्यवसाय मान लो दिन के 5 लेन देन होते हैं सारे। कोई छोटा गांव में दुकानदार है, उसके लिए वो सारे 50,000 रुपए कमाता है, वो एक अंकेक्षक को वर्ष भर के लिए चालू अंकेक्षण के लिए दिन में 5 लेन देन करता है, उनके लिए अंकेक्षक थोड़ी रख सकता है, उसके लिए तो विलासिता का प्रतीक होगा। यह ऑडिट संस्था के कर्मचारियों के दिन प्रतिदिन के कामों पर बाधा डाला जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कर्मचारी है, मान लो रोज ऑडिट होगी तो कर्मचारी पर एक दबाव रहता है, और कर्मचारी से ऑडिटर जहां भी उसको संशय होगा किसी लेन देन के मामले में, तो वो उससे सबूत मांगेगा, उस चीज के लिए बिल मांगेगा, रसीद मांगेगा कि रसीद दिखाओ ये खर्चा हुआ था तो कहां पे है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा? दिन प्रतिदिन के कामों में बाधा उत्पन्न होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ये ऑडिट होने के बाद पुराने आंकड़ों में बदलाव कर दिया जाए तो इस ऑडिट पे प्रभाव नहीं आएगा। अब दोस्तों एक बात तो सुनना, जब आज की लेन देन को कल चेक हो गया, आज जो लेन देन कर रहे हैं वो अगले दिन दूसरे दिन चेक हो गया, फिर दूसरे दिन जो करेंगे वो तीसरे दिन चेक हो जाएगा, तो दोस्तों चौथे दिन करेंगे वो 5वें दिन चेक हो जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों मान लीजिए 5वें दिन चौथे दिन के लेन देन चेक होते हैं, तो इसके पीछे के लेन देन तो पहले ही चेक हो चुके। वो खाते बनते हैं वित्तीय वर्ष के एंड में। एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण वर्ष के हैं। लाभ हानि खाता साल के अंत में बनेगा, कोई व्यक्ति इन्हीं में हेरफेर कर दे, चेक भी हो गए तुरंत। ये तो 2 तारीख का लेन देन तो 3 को चेक हो गया था, अब इसके बाद वो इसको दोबारा कोई चेक थोड़ी करेगा, तो ये लेन देन को वापस से गड़बड़ी कर सकता है। और वित्तीय विवरण साल के अंत में बनेंगे तो लाभ हानि भी प्रभावित होगा इसमें। तो ऐसी स्थिति में ऑडिट में बदलाव कर दे तो ऑडिट में पता नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आंतरिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट दोस्तों, ये इंटरिम ऑडिट है, ये समझना। ये 2 नियमित ऑडिट यानी कि वर्ष के अंत में ऑडिट होती है। वैधानिक अंकेक्षण कब होता है? वर्ष के अंत में होता है। अब अगले वर्ष के, फिर अगले वर्ष के अंत में होगा। तो ये अंतरिम ऑडिट होती है, ये वर्ष
के मध्य में किसी भी अवधि की जा सकती है। मान लो प्रारंभिक 3 महीने की अंतरिम ऑडिट की हो, 6 महीने की अंतरिम ऑडिट की हो, 8 महीने की, 9 महीने की, ये वर्ष के बीच में कभी भी की जाती है। ये दो वित्तीय ऑडिट व फाइनेंशियल ऑडिट के बीच की ऑडिट है, तो 2 वित्तीय वर्षों के ऑडिट के बीच की हो गई। इसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष कार्य हेतु ऑडिट कराई जाती है। इसमें दोस्तों स्पेशल उद्देश्य होता है, उसके लिए कराई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बैंक से लोन लेना है दोस्तों। जब कोई, मान लीजिए कोई संस्था है और 50 करोड़ रुपए लोन लेना चाहती है दोस्तों, कोई कंपनी है 50 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेना चाहती है, तो दोस्तों उसको बैंक ऐसे ही लोन थोड़ी दे देगा। वो ये कहेगा आपका पीएनएल अकाउंट दिखाओ, लाभ हानि खाता दिखाओ कि आपकी संस्था साल के कितने रुपए कमाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है हानि में चल रही हो तो फिर बैंक लोन थोड़ी देगा, बैंक का लोन डूब जाएगा। तो बैंक ये देखते हुए देता है कि जिस संस्था को लोन दे रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो वो लोन चुकाएगा कहां से। जिसका व्यापार प्रॉफिट घाटे में चल रहा है तो वो चुकाएगा कहां से, और जिसका प्रॉफिट में चल रहा है तो वो बैंक को लगेगा कि ये बाद में चुका देगा। तो दोस्तों वो लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट देखता है। अब बैलेंस शीट देखेगा, बैंक लाभ हानि खाता देखेगा, तो दोस्तों मान लीजिए कोई, ये तो 8 महीने बाद, 8 माह बाद कोई ऑडिट कर, 8 महीने पहले हुई थी मान लो अंकेक्षण, ये वर्ष के अंत में होता है, तो 8 महीने हो गए, तो 8 महीने की पहले की स्थिति के आधार पे बैंक निर्णय थोड़ी लेगा। बैंक को तो फिलहाल के खाते चाहिए अभी के। तो लास्ट 8 महीने के क्या किए जाएंगे, पीएनएल अकाउंट तैयार किया जाएगा लोन लेने के लिए, और बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, और फिर उसका अंकेक्षक से किसी सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसकी जांच पड़ताल करवानी पड़ेगी। ऑडिट उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा, उसके आधार पे बैंक उसको क्या देगा, लोन देगा। तो इसलिए बीच में अंतरिम ऑडिट होती है वर्ष के बीच में। अब बैंक लोन के लिए अंतरिम लाभांश के लिए बीच के अंदर ही जो व्यवसाय के स्वामी है, सदस्य हैं, बैंक का मामला है ना, कंपनी का मामला है, तो दोस्तों जो शेयर होल्डर है उनको अगर अंतरिम लाभांश बांटना है तो दोस्तों ये बीच में ऑडिट की जाएगी। अब आंतरिक अंकेक्षण। अब दोस्तों अंतरिम और आंतरिक में अंतर आपको रखना है याद। ये था अंतरिम और ये है, ये क्या था, अंतरिम, और ये क्या है, आंतरिक। अंतरिम तो होता है वर्ष के मध्य में कभी भी ऑडिट कराई जाती है, और आंतरिक होता है कि संस्था स्वयं कराती है, स्वयं के कर्मचारियों से ऑडिट कराती है एक तरह से। जब एक संस्था स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से कराती है, आंतरिक, आंतरिक होता है स्वेच्छा से, अपने हिसाब किताब की जांच कराती है। कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, ए कंपनी, कोई ए कंपनी है, और वो कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से क्या करती है, अपने वित्तीय विवरणों की जांच कराती है। ए कंपनी है, मान लो कंपनी का मालिक है राम। राम को लगा कि यार मेरी कंपनी में कहीं कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हो और कहीं मेरी कमाई को तो कर्मचारी ही खा जाते हो, तो मैं ऑडिट करवा के चेक करवाता हूं लेखे जोखों को। तो वो दोस्तों ऑडिट करवा के लेखे जोखों को स्वयं चेक करवा रहा है, अपनी इच्छा से करवा रहा है। तो संस्था कैसी हो, स्वेच्छा से अपने हिसाब किताब की जांच कराती है, तो वो अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। प्रकृति स्वैच्छिक होती है, आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है। इसकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है और आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है स्वयं करवाते हैं स्वेच्छा से। सीए होना अनिवार्य नहीं है इसके लिए, तो भाई तय कौन करेगा, मालिक तय करेगा कि मेरे को ये अंक, मेरे खातों की जांच किस व्यक्ति से करवाऊं, सीए से करवाऊं या सीए नहीं है, कोई सीए के नीचे कार्य कर रहा है ऐसे व्यक्ति से करवाऊं, वो तय करेगा। तो वो सीए होना अनिवार्य नहीं है आंतरिक अंकेक्षक के लिए, वो तो मालिक पे निर्भर करता है, क्योंकि मालिक की स्वेच्छा पर होता है। इससे अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, कार्य कौन निर्धारित करेगा, मालिक करेगा, यानी कि नियुक्तिकर्ता निर्धारित करेगा। अपनी सहमति से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, आपसी सहमति से। ऑडिटर राम कह दे यार, पहले तो कह दे कि यार इतना काम करना है, फिर उसको बढ़ा सकता नहीं, यार आप इतना काम और कर दो मेरा, आपको और अतिरिक्त पैसे दे दूंगा। तो ये तो व्यक्तिगत सहमति का मामला है, आंतरिक अंकेक्षण के मामले में होता है ऐसा।
इसमें रिपोर्ट किसको देगा? मालिक को देगा, तो नियुक्तिकर्ता को। यह अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या होती है? मान लीजिए एक प्रबंधक होता है, मान लीजिए कोई विद्यालय होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले कौन होता है? प्रबंधक होता है। फिर उसके नीचे कौन होता है? प्राचार्य होता है। फिर प्राचार्य के नीचे मान लीजिए स्कूल में कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। और वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है दोस्तों? पारी प्रभारी। फिर व्याख्याता, फिर सेकंड ग्रेड। इस प्रकार से ये व्यवस्था होती है। तो दोस्तों एक विद्यालय में प्रबंधक होता है, तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसको कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं? कि ये तो इसके कार्यों को चेक करेगा, ये इसके कार्यों को चेक करता है, इसके कार्यों को और नीचे के कर्मचारी कैसे कार्य कर रहे हैं ये चेक करता है, ये इसके कार्य को ये चेक करता है। तो ये अंकेक्षण क्या होता है? जब कोई मालिक है, प्रबंधक या अपने मालिक है किसी कंपनी का, वो अपनी कंपनी के खातों को चेक करवाता है कि किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, खातों में हेरा फेरी कर रहा हो और कंपनी का प्रॉफिट कोई और ही ले जा रहा हो। तो वो मालिक जब ऑडिट करवाता है, किसी व्यक्ति से खातों को चेक करवाता है कि कंपनी में सही काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेखो जोखों को चेक करवाता है, तो दोस्तों वो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, उसका इंटरनल सिस्टम है, कंट्रोल रखने के लिए कर रहा है ऐसा। तो अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह कंपनीज एक्ट की धारा 138 के अनुसार कुछ कंपनियों पर आंतरिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य भी कर रखा है। दोस्तों कुछ कंपनियों के लिए इंटरनल ऑडिट, दोस्तों ये इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य भी कर रखा है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है और समझना है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको ये सब बातें याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आने लगेंगी। अपनी रिपोर्ट नियुक्तिकर्ता को देता है। अब दोस्तों सामयिक, अंतिम ऑडिट, पूर्ण ऑडिट, वार्षिक ऑडिट, ये दोस्तों किसके होती है? वर्ष के अंत में होती है। नाम से ही पता लग रहा है, सामयिक एक निर्धारित समय की होती है, अंतिम होती है, पूर्ण होती है, वार्षिक होती है, मतलब वर्ष के अंत में होती है। यह ऑडिट किसी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद शुरू होती है। फाइनल ऑडिट, अंतरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, अंतिम ऑडिट, पूर्ण ऑडिट और वार्षिक ऑडिट होती है। ये पूरे खाते लेखे जोखे वर्ष के बन गए और उसके बाद में ये ऑडिट अंकेक्षण कार्य करवाया जाता है। एक ही बार में संपूर्ण कार्य निपटा दिया जाता है, ऐसा नहीं है जैसे अपन पढ़ रहे थे जो चालू अंकेक्षण होता है वो पूरी साल उसके लेखे जोखों को चेक करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, वित्तीय विवरण बने, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनी, बनने के बाद चेक करवा दिया तुरंत, तो एक बार में ही कार्य 1-2 महीने में निपटा दिया जाता है। यह बड़े उपक्रमों के लिए उपयोगी नहीं है। जहां दोस्तों मैंने बताया था बैंक में कौन सी अंकेक्षण करवाना आवश्यक होगा, जो चालू रहे, वर्ष भर चलती रहे, क्योंकि लेन देन इतने हो जाएंगे साल की समाप्त होते ही उनको चेक किया ही नहीं जा सकता। इतने करोड़ों लेन देन हो जाते हैं, उन करोड़ों लेन देनों को चेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी वर्ष भर जैसे जैसे लेन देन होते हैं उनको चेक करते रहते हैं। तो दोस्तों ये बड़े उपक्रमों के लिए वर्ष के अंत में होने वाला अंकेक्षण उपयोगी नहीं है। अब सरकारी अंकेक्षण दोस्तों, जब सरकारी विभागों, नाम से ही पता लग रहा है, सरकारी विभागों, कंपनियों, ऐसी संस्थाओं जो केंद्र राज्य सरकार के अधीन आती है, उनका ऑडिट होता है तो सरकारी ऑडिट कहलाता है। भारत सरकार की, किसी राज्य सरकार की या उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का अगर ऑडिट किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है, तो वो सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। अब सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी करता है, कैग करता है, सीएजी करता है। अब आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों सीएजी करता है। पंचायती राज संस्थाओं, निकायों में ऑडिटर की नियुक्ति एलएफएडी करती है, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। दोस्तों पंचायती राज्य संस्थाओं, निकायों में ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है? लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट करता है। लागत लेखांकन,
दोस्तों ये लागत लेखांकन का मामला क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अनुसार करवाना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 48 में लागत अंकेक्षण के बारे में कहा गया है। यह अंकेक्षण किनको करना होता है? लागत जहाँ पे उत्पादन कार्य होता है, रूपांतरण कार्य होता है, निर्माण कार्य होता है, खनन करने वाली कंपनियों पर लागू होता है। जैसे दोस्तों मान लो गाड़ी बनाने वाली कंपनी, कार निर्माता, उसको क्या लागत अंकेक्षण करवाना होगा? सीमेंट बनाने वाली कंपनी, लागत अंकेक्षण करवाना पड़ेगा। उसमें कई चरणों में जहां पर पे लागत बनती है और जो प्रोडक्ट बनाती है, कई तरह की कंपनियां होती हैं जो सामान बेचती हैं, केवल सामान क्रय करती हैं। केवल प्रत्येक प्रकार की कंपनियों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन जो जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, जैसे कार बनाने का काम करती है, सीमेंट बनाने का काम करती है, कोई भी सामान बनाने का कार्य करने वाली जो निर्माण कार्य में लगी हुई है, रूपांतरण करती है, जो उन कंपनियों में खनन करती हैं, जो पत्थरों बनाती हैं, टाइल्स बनाती हैं, ऐसी कंपनियों के मामले में लागत अंकेक्षण करवाया जाता है। इसके लिए किसका सदस्य होना चाहिए? इसके लिए ICWI इंस्टीट्यूट का सदस्य होना चाहिए, जिसका वर्तमान नाम बदल के ये हो गया है। सदस्य कोस्ट अकाउंटेंट द्वारा कराई जाती है। ये इसकी फुल फॉर्म अपन ने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें पढ़ी थी। भारत में सबसे पहले 1965 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट कंपनियों के लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य किया गया था। कौन सी? लागत अंकेक्षण। लागत अंकेक्षण किन के लिए अनिवार्य किया गया था? सीमेंट कंपनियों के लिए भारत में सबसे पहले 1965 में जरूरी किया गया था। सीमेंट कंपनियों को लागत अंकेक्षण भी करवानी पड़ती। अब चिट्ठा अंकेक्षण दोस्तों ये अपने देश में नहीं चलता है, USA में चलता है। इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट चेक होती है, बाद में PNL। अपन सामान्यतः अंकेक्षण में क्या होता है? PNL चेक होता है, फिर बैलेंस शीट चेक होती है। बैलेंस शीट फिर PNL। तो दोस्तों क्या होता है? सामान्यतः अपने पुस्तकों में क्या होता है? पहले बैलेंस शीट चेक होती है, PNL खाता चेक होता है, फिर बैलेंस शीट। लेकिन USA में क्या होता है? पहले बैलेंस शीट चेक होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर चेक होता है। दोस्तों कंपनी अधिनियम है जो कंपनी अधिनियम जो दे रखा है, उस कंपनी अधिनियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है? पहले बैलेंस शीट बनती है, मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऊपर रहता है, उसके बाद नीचे फॉर्मेट रहता है PNL का। ये प्रारूप का तरीका है। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है, वित्तीय विवरणों में वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसे रहता है? बैलेंस शीट रहती है, ऊपर नीचे PNL लगा रहता है। तो दोस्तों ये ऊपर से नीचे की ओर होती है, USA में होती है। यहाँ पे बैलेंस शीट पहले चेक की जाती है, फिर PNL को चेक किया जाता है, तो ऊपर से नीचे होती है। और पहले बैलेंस शीट को चेक किया जाता है, और बैलेंस शीट को ही क्या बोलते हैं? चिट्ठा बोलते हैं। दोस्तों चिट्ठा किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को कहते हैं। तो बैलेंस शीट को पहले चेक किया जाता है, इसलिए चिट्ठा अंकेक्षण कहा जाता है इसको। प्रबंधन अंकेक्षण दोस्तों, इसमें प्रबंधकों के कार्यों को, उनके निर्णयों की, प्रबंधक किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उनके निर्णय डिसीजन सही ले रहे हैं या नहीं, इनकी जांच की जाती है। इसको प्रबंधकीय अंकेक्षण कहते हैं। इसमें कंपनी के उद्देश्य, उनकी नीति, उनकी कार्यों की समीक्षा की जाती है। सुधार के उपाय सुझाए जाते हैं कि क्या क्या प्रबंधकों के कार्य में सुधार को क्या आवश्यकता है। ये ऐच्छिक होता है। इसको करने के लिए अंकेक्षक की योग्यता भी निर्धारित नहीं होती है। कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। किसी को लगे कि ये व्यक्ति विशेषज्ञ है प्रबंधक का, प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र का ये विशेषज्ञ है, उसी से ये अंकेक्षण करवा लिया जाता है। प्रबंधन अंकेक्षण, इसमें प्रबंधकों के द्वारा कार्य किया गया, कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए था, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को लाभ में चलाने के लिए, अधिक फायदे के लिए, व्यापार के लिए कैसे निर्णय लेना था, कब कौन सा डिसीजन लेना था, किस प्रकार कार्य करते तो अधिक लाभ होता। तो ये सब चीजों का ये निष्कर्ष निकालता है और सुधार करने के लिए सुझाव देता है प्रबंधक अंकेक्षक। अब दोस्तों औचित्य अंकेक्षक, यह अंकेक्षक प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों और निर्णयों में औचित्य की जांच करता है कि ये डिसीजन लेने का औचित्य था या नहीं था। इसके 3 आधार पर निर्णय लिया जाता है: बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता। 3 आधार पर लिया जाता है।
औचित्य अंकेक्षण प्रबंधन अंकेक्षण का ही भाग है दोस्तों। अब ये औचित्य की जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, औचित्य अंकेक्षण में औचित्य की जांच की जाती है कि प्रबंधकों द्वारा किया गया खर्चा वास्तव में करना चाहिए था या नहीं, ये निर्णय बुद्धिमत्ता पूर्वक लिया गया है या नहीं, ये खर्चा मितव्ययी है या नहीं, यानी कि कम से कम खर्चे में काम चलाया गया या अनावश्यक पैसा वह खर्च किया गया। तो इस औचित्य की जांच की जाती है। और ये होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट ये दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 में सेक्शन नियम धारा 204 में दे रखा है। और कंपनी ऑडिट रूल संख्या 1 के अंतर्गत यह अंकेक्षण किया जाता है। सेक्रेटरियल अंकेक्षण में क्या होता है दोस्तों, ये कंपनी सचिव करता है, ये सीए नहीं करता, ये कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है सेक्रेटरियल अंकेक्षण। और ये कब कब से कंपनी अधिनियम 2013 से प्रारंभ हुआ और सेक्शन 204 के तहत किया जाता है। इसका नियम संख्या कंपनी नियम 2014 में बनाए गए थे, 13 में कंपनी अधिनियम बनाया गया, 14 में कंपनी नियम बनाए गए। तो उनके लिए रूल नंबर ए के अंतर्गत अंकेक्षण किया जाता है। ये सेक्रेटरियल अंकेक्षण कंपनी सचिव करता है। इसमें देखता क्या है दोस्तों, इसमें देखता है इसमें वित्तीय विवरण नहीं देखता। इसमें क्या देखता है, इसमें देखता है कि कानूनी कार्यवाही पूरी की या नहीं, यानी कि कंपनी का संचालन कानूनों के अनुसार सही चल रहा है यानी कानूनों का पालन किया जा रहा है यानी, ये कंपनी सेक्रेटरी देखता है, कंपनी सचिव देखता है। तो दोस्तों ये हुए अपने अंकेक्षण के प्रकार। अब आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जल्दी समझाया तो दोस्तों पहले आप इनको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करके इनको याद करना की कोशिश करना, पढ़ना एक बार, और फिर क्लास को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी क्लियर नहीं हुई होंगी लेकिन आने वाले समय में आगे क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं इनको बहुत डिटेल में भी पढ़ा सकता था लेकिन क्या है कि जितना अपन इसको डिटेल में जाएंगे तो दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा और अपना इतना डिटेल में पूछता नहीं है, दोनों ही बातें। और आपको अगर लगे कि सर ये पॉइंट समझाना है वापस तो दोस्तों निसंकोच मेरे को बताना, वो पॉइंट मैं आपको वापस समझा दूंगा। और अब आप क्या करें, एक एक पेज का क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपके सामने एक एक पेज वापस से ओपन कर रहा हूं। पेज नंबर 1, 2, दोस्तों 1 मिनट, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोस्तों ये 15 पेज है, इन सब पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें।